मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर इसने इसको बाकी 500 रुपए पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटका दिया। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रखकर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक खराब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगा दिया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्दी इसे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आ लगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं, मुकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से जब वो सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर इसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या ये वाकई कोई अजाब है या इंतकाम है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके मोबाइल पर आसिफ का फोन आ गया। आसिफ ने फोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की, तभी रिजवान ने इसको अपना ये ख्याल बताया। हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ही तो इसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी है, यहाँ रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का जमाना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से भाग जाओगे। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में उसने कहते हुए फोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर इसकी साख पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों को मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द इनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फोन बंद करके एक तरफ रख दिया और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया। मैं बिला वजह ही डर रहा हूँ। भला जो जमाना आजकल चल रहा है, इतने जदीद जमाने में रूहों और मुर्दों का क्या डर। रिजवान का फोन एक जोरदार आवाज से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा, फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखे बिना कि इस खराब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, उसने फोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी इसको सोए हुए 15 मिनट ही हुए थे कि इसके कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं इसके भतीजे की तबीयत तो मजीद खराब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फोन भी किया था मगर तुमने फोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इतला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ? आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से जोरदार आवाज आई तो उन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर गिरा हुआ है और बेचारा आसिफ
सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया। रिजवान ने ये हौलनाक बात सुनी तो इसका दिल भी डोलने लगा। बेहोश होते होते इसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी इन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़कर चला गया, मगर मुर्दा अब इसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो इसके अजीज तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचे उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी उसी कब्रिस्तान में गया जहां से वो 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर लेकर आए थे, और उसकी कब्र भी उसी कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत खराब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था, और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर तक कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही इसको मिला, पहले तो इसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने इसको खोपड़ी रात को कब्र में फिर से खोद कर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए इसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए इसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपए। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे इरसाल कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपए पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुत्बा नजर आया, जिसको देखकर इसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कुत्बे पर लिखा था, आसिफ अजहर वल्द अजहर शेख, तारीख़ वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।